नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित उपन्यास चरित्रहीन, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। तो आइए बिना कोई समय व्यर्थ किए सीधे कहानी की ओर चलते हैं। भाग 1। पछाह जैसे बड़े नगर में इन दिनों जाड़े का मौसम आ गया था। रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य किसी एक शुभ कार्य के लिए धन संग्रह करने शहर में आए थे। उनके भाषणों की सभा में उपेंद्र को सभापति बनना होगा और उस पद की मर्यादा के अनुकूल जो कुछ कर्तव्य हैं उनका भी अनुष्ठान उसे पूरा करना होगा। इसी प्रस्ताव को लेकर एक दिन सवेरे कॉलेज के विद्यार्थियों का दल उपेंद्र के पास पहुंच गया। उपेंद्र ने पूछा, शुभ कार्य क्या है, जरा मैं भी तो सुनूं। उन लोगों ने बताया कि अभी तक इस बात को वे भी नहीं जान पाए। स्वामी जी ने कहा है कि इस बात को वे सभा में ठीक तरह से समझाकर बताएंगे, और सभा बुलाने की तैयारी और आवश्यकता बहुत अंशों में इसी के लिए है। उपेंद्र आगे कोई प्रश्न बिना पूछे इस बात पर सहमत हो गए। ऐसी ही थी उनकी आदत। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को उन्होंने इतनी अच्छी तरह उत्तीर्ण कर लिया था कि छात्रों की मंडली में उनकी प्रतिष्ठा की कोई सीमा नहीं थी, और इसे वे जानते थे। इसीलिए कामकाज आपद विपद में वे लोग जब भी कभी आ जाते थे तब वे उनके निवेदन और अनुरोधों की उपेक्षा उनके प्रति ममता के कारण नहीं कर सकते थे। विश्वविद्यालय की सरस्वती को पार करके अदालत की लक्ष्मी की सेवा में नियुक्त हो जाने के पश्चात भी लड़कों के जिम्नास्टिक के अखाड़े से लेकर फुटबॉल, क्रिकेट और डिबेटिंग क्लब तक के ऊंचे स्थान पर उनको ही बैठना होता था। लेकिन इस स्थान पर सिर्फ चुपचाप बैठा रहना ही नहीं था, कुछ बोलना आवश्यक था। एक लड़के की ओर देखकर उन्होंने कहा, तो कुछ बोलना तो अवश्य पड़ेगा। सभापति बनकर सभा के उद्देश्य के संबंध में एकदम ही अनिभज्ञ रहना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। क्या कहते हैं आप लोग? बात तो ठीक थी, लेकिन उनमें से किसी को भी कुछ नहीं मालूम था। बाहर के आंगन में फूलों से लदे एक पुराने अड़हुल के पेड़ के नीचे लड़कों का ये दल जब उपेंद्र को बीच में बैठाकर दुनिया के सभी संभव असंभव अच्छे कामों की सूची तैयार करने में व्यस्त हो उठा था, उसी समय दिवाकर के कमरे से एक आदमी सबकी नजरों से बचकर बाहर चला आया। दिवाकर उपेंद्र का ममेरा भाई है। बचपन में मात्र पित्रहीन होकर मामा के घर रहकर गुजारा कर रहा था। बाहर की एक छोटी सी कोठरी में पढ़ना लिखना और रात को सोना था। अवस्था प्रायः 19 की थी। एफए उत्तीर्ण करके वे बीए में पढ़ रहा था। इस भगौड़े पर उपेंद्र की ज्यों ही नजर पड़ी त्यों ही उन्होंने पुकारा और कहा, सतीश, तू कहां भागा जा रहा है? इधर आ। पकड़ में आ जाने पर सतीश भयभीत सा पास आकर खड़ा हो गया। उपेंद्र ने पूछा, इतने दिन तुम कहां थे भाई? अपने अप्रतिम भाव को छोड़ सतीश हंसकर बोला, इतने दिन मैं यहां था ही नहीं उपेंद्र भैया, अपने चाचा के यहां इलाहाबाद गया हुआ था। बात तो ठीक तरह पूरी भी ना हो सकी थी कि एक युवक जिसकी दाढ़ी मूंछ सफा चट थी, टेढ़ी मांग, चश्माधारी था, आंखों को तनिक दबाकर और दांत निकालकर बोल उठा, मन के दुख के कारण ही क्या सतीश? हाई स्कूल की परीक्षा में इस बार भी उसे भेजा नहीं गया। इस बात को सभी जानते थे। इसलिए यह बात ऐसी भद्दी सुनाई पड़ी कि सभी उपस्थित लोग लज्जा से मुंह नीचे झुकाकर मन ही मन छी-छी करने लगे। अपने परिहास का उत्तर न पाने के कारण युवक की हंसी गायब हो गई। लेकिन सतीश अपना हंसता हुआ चेहरा लेकर बोला, भूपति बाबू, मन रहने से ही मन में दुख होता है। अब पास करने की आशा कहिए या इच्छा ही कहिए, मैंने ठीक तरह होश संभालते ही छोड़ दी थी। हाँ, केवल बाबूजी ही छोड़ नहीं सके थे। इस कारण मन के दुख से किसी को यदि घर छोड़ना पड़े तो उसका ही छोड़ना उचित होता। फिर भी वे अटल रहे, अपनी वकालत करते रहे हैं। लेकिन तुम कुछ भी क्यों ना कहो उपेंद्र भैया, इस बार उनकी आंखें खुल गई हैं। सब लोग हंस पड़े। हालांकि इसमें हंसने की कोई बात नहीं थी, लेकिन भूपति बाबू के अभद्र परिहास से सतीश नाराज नहीं हुआ। इससे सभी को संतोष हुआ। उपेंद्र ने पूछा, क्या इस बार तूने पढ़ना लिखना छोड़ दिया? सतीश ने कहा, मैंने उसे कब पकड़ रखा था भैया कि आज छोड़ देता? मैंने नहीं उपेंद्र भैया, लिखने पढ़ने के धंधे ने ही मुझे पकड़ रखा था। इस बार तो मैं आत्मरक्षा करूंगा।
ऐसे देश में जाकर रहूंगा जहां स्कूल ही ना हो। उपेंद्र ने कहा, लेकिन भाई कुछ करना तो आवश्यक है। मनुष्य एकदम चुपचाप नहीं रह सकता, यह भी तो ठीक नहीं है। सतीश बोला, नहीं भैया, चुपचाप नहीं बैठूंगा। इलाहाबाद से एक नया मतलब प्राप्त कराया हूं। इस बार अच्छी तरह प्रयत्न करके देखूंगा कि उसमें मैं क्या कर सकता हूं। विस्तारित विवरण सुनने के लिए सभी उत्सुक हो रहे हैं। यह देखकर वो लज्जायुक्त हंसी हंसा और उसके साथ बोला, मेरे गांव में जिस तरह मलेरिया है उसी तरह हैजा भी है। 5-7 गांवों में ठीक वक्त पर शायद एक भी डॉक्टर नहीं मिलता। मैं उसी स्थान पर जाकर होम्योपैथी चिकित्सा शुरू कर दूंगा। मां अपनी मृत्यु के पहले मुझे कई हजार रुपए दे गई है। वो रकम मेरे पास है। उन्हीं से अपने गांव के घर पर बैठक खाने में एक चिकित्सालय खोल लूंगा। हंसो मत उपेंद्र भैया, तुम देख लेना, इस काम को मैं अवश्य करूंगा। बाबूजी को तो मैंने राजी कर लिया है। बस यही 1 महीना बीत जाने के बाद ही मैं कलकत्ता जाकर होम्योपैथी स्कूल में दाखिल हो जाऊंगा। उपेंद्र ने पूछा, 1 महीने के बाद ही क्यों, अभी क्यों नहीं? सतीश ने कहा, वो कुछ काम है भैया। दक्षिण टोले में नवनाट्य समाज को तोड़कर एक लफड़ा निकल पड़ा है और हमारे विपिन बाबू उस दल के नायक हैं। तार पर तार भेजकर उन्होंने ही मुझे बुलाया है। मैंने भी कह दिया है कि उनकी कंसर्ट पार्टी को ठीक करके ही किसी दूसरे कार्य में जुटूंगा। ये सुनकर सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। सतीश भी हंसने लगे। थोड़ी देर में हंसी का वेग जब कुछ शांत पड़ गया तब सतीश बोला, एक बंसी वादक का अभाव था भैया, इसीलिए मैं आज दिवाकर के पास आया था। अगर नाटक की रात को मेरा उद्धार कर देता तो अधिक दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। उपेंद्र ने पूछा, तो क्या कहा उसने? सतीश ने कहा, वो क्या कहेगा भैया, कहता है कि परीक्षा नजदीक है। अब बताओ, ये बात तो मेरे दिमाग में घुसती नहीं उपेंद्र भैया कि 2 साल तक पढ़ने लिखने के बाद दी जाने वाली परीक्षा भला किस तरह लोगों की एक ही रात की अवहेलना से नष्ट हो जाती है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि जिनकी सचमुच ही नष्ट हो जाती है उनकी वो नष्ट हो जाए तो उचित ही है। इस तरह पास करने की मर्यादा जिनके लिए है उनकी रहे, मेरे लिए तो नहीं है भैया। तुम इस बात से रुष्ट ना हो सकोगे उपेंद्र भैया। मैं तुमको जितना जानता हूं ये लोग उसका चौथाई भी नहीं जानते। जिम्नास्टिक अखाड़े से लेकर फुटबॉल क्रिकेट तक बहुत दिन में तुम्हारी शागिर्दी की है मैंने। साथ साथ घूमकर बहुत दिन बहुत तरह से तुम्हारा समय नष्ट होते देखा है मैंने। अनेक परीक्षाओं में भाग लेते भी तुमको देखा है और विधि पूर्वक स्कॉलरशिप के साथ तुम्हें पास करते भी देखा है, लेकिन किसी दिन तुमको परीक्षा की दुहाई देते नहीं सुना। इस बात को यहीं दबा देने के उद्देश्य से उपेंद्र ने कहा, भाई देखो, मुझे तो बांसुरी बजाना नहीं आता, वरना मैं चल देता। सतीश ने कहा, मैं भी अक्सर यही बात सोचता हूं भैया, भला संसार की इस चीज को तुमने क्यों नहीं जाना? मुझे तो आश्चर्य होता है। लेकिन खैर छोड़ो इस बात को। भला ये दोपहरिया की धूप में तुम लोग की बैठक किस लिए? जाड़े की धूप की तरफ पीठ किए माथे पर चादर लपेटकर इन लोगों की ये बैठक खूब ही जम गई थी। दिन इतना चढ़ाया है कि इस ओर किसी ने भी लक्ष्य नहीं किया था। सतीश की बात से समय का ध्यान आते ही सभी चौंक कर खड़े हो गए। सभा भंग होते ही भूपति ने पूछा, उपेंद्र बाबू तब क्या होगा? उपेंद्र ने कहा, देखिए मैंने तो कह ही दिया है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम लोगों के स्वामी जी का उद्देश्य अगर पहले ही कुछ मालूम हो जाता तो अच्छा होता। अब एकदम मूर्ख की तरह जाने में तो संकोच लगता है ना, तुम ही सोचो। भूपति ने कहा, लेकिन भैया हम क्या करें, वो एक बात भी नहीं बताते, बल्कि वो तो ऐसा कहते हैं जो जटिल और दुर्बोध्य है। उसको विशद रूप से साफ तौर से समझाकर बताने का अवसर और सुविधा न मिलने तक तो बिल्कुल ही नहीं बताना अच्छा है। इससे अधिकांश समय सुफल के बदले कुफल ही होती है। चलते चलते बातचीत हो रही थी। इतनी देर में सभी बाहर आ खड़े हुए। सतीश ने कहा, क्या बात है उपेंद्र भैया? उपेंद्र को बाधा देकर भूपति बीच में बोल पड़ा, सतीश बाबू आपको भी चंदे के खाते में दस्तखत करना पड़ेगा। इसका कारण इस समय हम लोग ठीक तौर से बता न सकेंगे, खैर बाद में बता देंगे। परसों अपराह में कॉलेज के हाल में स्वामी जी खुद ही आकर समझाएंगे और बताएंगे भी। सतीश ने कहा, तब तो मेरा समझना नहीं होगा भूपति बाबू, परसों तो हम लोगों का रिहर्सल होगा। माफ कीजिएगा लेकिन मेरे अनुपस्थित रहने से वहां काम न चलेगा, सो माफी। आश्चर्य में पड़कर भूपति ने कहा, यह कैसी बात आप कह रहे हैं सतीश बाबू? थिएटर की मामूली हानि होने के डर से ऐसे महान कार्य में आप सम्मिलित न होंगे? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे भाई? सतीश बोला, अरे लोग न सुनने पर भी बहुत सी बातें कहते हैं,
बात ये नहीं है, बात तो आप लोगों को लेकर है। कुछ भी जानकारी न रहने पर भी आप लोग संदेह छोड़ इस अनुष्ठान को जितना महान कहकर विश्वास कर सके, यदि मैं उतना न कर सकूं तो मुझे आप लोग दोष मत दीजिए। बल्कि जिसको मैं जानता हूं, जिस काम की भलाई बुराई को समझता हूं, उसकी उपेक्षा करके उसको हानि पहुंचाकर एक अनिश्चित महत्व के पीछे दौड़ना मुझे तो अच्छा नहीं मालूम होता। देखिए, यह मेरी विचारधारा है। उपस्थित छात्र मंडली में आयु और शिक्षा की दृष्टि से भूपति ही सबसे अधिक श्रेष्ठ थे, इसलिए वे ही बातचीत कर रहे थे। सतीश की बात सुनकर उन्होंने हंसकर कहा, सतीश बाबू, स्वामी जी की तरह महान व्यक्ति अच्छी ही बात कहेंगे, उसका उद्देश्य अच्छा ही होगा, इस पर विश्वास करना तो कठिन नहीं है। सतीश ने कहा, देखिए, व्यक्ति विशेष के लिए कठिन नहीं है, यह मैं मानता हूं। यही देखिए ना, हाई स्कूल पास कर लेना कोई कठिन काम नहीं है, फिर भी पास करना तो दूर की बात, 3-4 वर्षों में मैं उसके पास तक भी नहीं पहुंच सका। अच्छा बताइए, तो स्वामी जी नामक मनुष्य को पहले कभी आपने देखा है, या फिर इनके संबंध में किसी दिन आपने कुछ सुना है? बताइए। किसी को भी कुछ भी नहीं मालूम था। यह बात सभी ने स्वीकार किया। सतीश बोला, यह देखिए, एक गेरुआ कपड़े के अलावा उनका और कोई सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी आप लोग पागल से हो उठे हैं। और देखिए, स्वयं अपने काम का नुकसान कर उनका भाषण मैं नहीं सुनना चाहता, और फिर इसके लिए आप नाराज हो रहे हैं। भूपति ने कहा, अरे पागल क्या यूं ही हो रहे हैं, ये गेरुआ वस्त्रधारी संसार को बहुत कुछ दे गए हैं। खैर, जो कुछ भी हो, मैं नाराज नहीं होता, लेकिन दुख अनुभव करता हूं। संसार की सभी वस्तुएं सफाई और गवाही साथ लेकर हाजिर नहीं हो सकती। इस कारण अगर उन्हें झूठ समझकर छोड़ देना पड़े तो बहुत सी अच्छी चीजें से ही हम लोग वंचित हो जाएंगे। क्या आप ही बताइए, जिस समय आप संगीत में सारे गामा साधते हैं, उस समय आपको कितने रस का स्वाद मिलता था, उसकी कितनी अच्छाई बुराई आपको समझ में आती थी। सतीश बोले, मैं भी तो यही बात कह रहा हूं भूपति भैया। संगीत का एक आदर्श यदि मेरे सामने न रहता, मीठे रस का स्वाद पीने की आशा यदि मैं न करता, तो उस दशा में इतना कष्ट उठाकर मैं सारे गामा को साधने नहीं जाता। वकालत के पेशे में रुपए की गंध अगर आप इतने अधिक परिमाण से नहीं पाते, तो एक बार फेल होते ही रुक जाते। बार बार इस तरह जी तोड़ मेहनत करने के कानून की किताबों को कंठस्थ नहीं करते। उपेन भैया भी शायद किसी स्कूल में अध्यापिकी पाकर इतने दिनों में संतुष्ट हो गए होते। क्यों? उपेंद्र हंसने लगे, लेकिन भूपति का मुंह लाल हो गया। एक खोंचे का जवाब 10 गुना करके दिया था। यह बात वे सभी समझ गए। क्रोध दबाकर भूपति ने कहा, आपके साथ तो बहस करना बेकार है। एक ही वस्तु की अच्छाई बुराई कितने तरह से हो सकती है, शायद इसे आप जानते नहीं। सब लोग रास्ते के किनारे उकड़ू बैठ गए थे। सतीश उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, देखिए, क्षमा कीजिए भूपति बाबू, 6 तरह के प्रमाणों और 36 प्रकार के प्रत्यक्षों की आलोचना इतनी धूप में सही नहीं जा सकती। इससे तो अच्छा यही है कि संध्या के बाद अब बाबूजी की बैठक में आइएगा, जहां आधी रात तक तर्क वितर्क चल सके। प्रोफेसर नवीन बाबू, सदर आला गोविंद बाबू और घर के भट्टाचार्य तक ऐसे ही विषयों पर आधी रात तक बहस किया करते हैं। उनके पास वाले कमरे में मैं रहता हूं। हेर फेर के दांव पेच की बातों से मेरे कान अभी तक पूरे पके तो नहीं है, लेकिन मुझ पर रंग चढ़ने लगा है। लेकिन असमय में पेड़ों के नीचे गिरकर सियार कुत्ते के पेट में जाना नहीं चाहता मैं। इसलिए इस विषय को छोड़कर अगर और कुछ कहना तो कहिए, नहीं तो आज्ञा दे, मैं चलूं। सतीश का हाथ जोड़कर बातें करने का तरीका देखकर सभी हंसने लगे। नाराज भूपति दोगुने उत्तेजित हो उठे। क्रोध के आवेश में तर्क का सूत्र खो गया, और ऐसी दशा में जो मुंह से निकलता है उसी की गर्जना करके वो कह उठे, हाँ, मैं देख रहा हूं कि आप ईश्वर को भी नहीं मानते। ये बात बहुत ही असंबद्ध और बच्चों की सी निकल पड़ी। स्वयं भूपति बाबू के भी कानों में ये बात खटके बिना न रह सकी। भूपति के लाल चेहरे पर एक बार तीक्ष्ण दृष्टि डालकर फिर उपेंद्र के चेहरे की तरफ देख सतीश खिलखिलाकर हंस पड़ा, और भूपति की तरफ देखकर वो बोला, आपने ठीक ही किया है भूपति बाबू। चोर चोर के खेल में दौड़ने में लाचार होने पर खड्डों को छू देना ही अच्छा होता है। इस अपवाद से आग बबूला होकर भूपति ज्यों ही उठ खड़े हुए, त्यों ही उपेंद्र ने हाथ पकड़कर कहा, अरे तुम चुप रहो भूपति, मैं भी इस मनुष्य को ठीक करता हूं। खड्डों को छू देना, ठिकाने जा पहुंचना, ये सब कैसी बातें हैं सतीश? वास्तव में मेरा भी तेरे जैसा संचयी स्वभाव है। इससे संदेह हो सकता है कि तू ईश्वर तक को भी नहीं मानता। सतीश ने आश्चर्य प्रकट कर कहा,
हाय रे मेरा भाग्य, मैं ईश्वर को नहीं मानता। अरे खूब मानता हूं भैया। थिएटर का खेल समाप्त होने के बाद आधी रात को कब्रिस्तान के पास से लौटता हूं, कोई भी आदमी नहीं रहता। विश्वास के जोर से छाती का खून बर्फ हो जाता है। तुम लोग अच्छे आदमी हो तो इसका खबर नहीं रखते। लो हंस रहे उपेन भैया। अरे जब भूत प्रेत मानता हूं और ईश्वर को भी नहीं मानता मैं। उसकी इस बात को सुनकर क्रुद्ध भूपति भी हंसने लगे। बोले, सतीश बाबू, भूत का भय करने से ही ईश्वर को स्वीकार करना होता है, तो ये दोनों बातें आपके विचार से एक ही हैं। सतीश ने कहा, हाँ बिल्कुल एक ही है। आसपास रख देने से पहचानने का उपाय नहीं है। केवल मेरे निकट ही नहीं, आपके निकट भी यही बात लागू है, उपेन भैया के निकट भी, बल्कि जो भी लोग शास्त्र लिखते हैं उनके निकट भी। वो एक ही बात है। नहीं मानते तो अलग बात है, लेकिन मान लेने के बाद जान नहीं बचती है। चोट वोट में, आफत विपद में बहुत तरह से मैंने सोचकर देख लिया है। वाग भी तंडा भी खूब सुन लिया है, लेकिन जो अंधकार था वही अंधकार है। छोटा सा एक निराकार ब्रह्म मानो या हाथ पांव धारी 33 करोड़ देवताओं को ही स्वीकार करो, कोई युक्ति नहीं लगती। सभी एक ही जंजीर में बंधे हुए हैं। एक को खींचने से सभी आकर उपस्थित हो जाते हैं। स्वर्ग नरक आ जाएंगे, इहकाल परकाल आ जाएंगे, अमर आत्मा आ जाएगी। तब कब्रिस्तान के देवताओं को किस चीज से रोकोगे? खाली घाट की कंगालों की तरह छुपके छुपके तुम किसी एक आदमी को कुछ देकर क्या छुटकारा पा जाओगे? पल भर में जो जहां था वहीं से आकर तुमको घेर लेंगे। कैसी बात करते हो? ईश्वर को मानूं और भूत से डरूं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भूपति बाबू। जिस ढंग से उसने बातें की उससे सभी ठठाकर हंसने लगे। दो छोटे बच्चों के हास्य कोलाहल से रविवार का अलस दोपहर चंचल हो उठा। उपेंद्र की पत्नी सुरबाला से प्रेरित दूर खड़ा भूतों अपने मन में भुनभुना रहा था। वो भी हल्के भाव से हंसने लगा। झगड़े के जो बादल घिराए थे इस सब हंसी की आंधी से न जाने कहां विलीन हो गए। किसी को होश नहीं आ रहा था कि दोपहरिया बहुत पहले बीत चुकी है और इतनी देर हो जाने से घर के भीतर भूख प्यास से बेचैन नौकरानियां आंगन में चिल्लाहट मचा रही थीं और रसोई घर में रसोइया काम छोड़ देने के दृढ़ संकल्प की बार बार घोषणा कर रहा था। तीन महीने के बाद कलकत्ता के एक मकान में एक दिन सवेरे नींद टूटने पर सतीश ने करवटें बदलते हुए अचानक ये निश्चय कर लिया कि आज स्कूल न जाऊंगा। वो होम्योपैथिक स्कूल में पढ़ रहा था। गैर हाजिर रहने की इस प्रतिज्ञा ने उसके तन में अमृत की वर्षा कर दी और दम भर में उसने अपने विकल मन को सबल बना डाला। वो प्रसन्न चित्त बैठ गया और तंबाकू के लिए चीख पुकार करने लगा। सावित्री कमरे में आकर पास ही फर्श पर बैठ गई। हंसते हुए उसने पूछा, नींद खुल गई बाबू? सावित्री इस बासा की नौकरानी और गृहिणी, यानी घर के सारे प्रबंध उसी के हाथ में हैं। चोरी नहीं करती थी, इसीलिए खर्च के रुपए पैसे सब उसी के पास रहते थे। एक हरा बदन, अत्यंत सुंदर गठन, उम्र कोई 21-22 की होगी, लेकिन चेहरा देखने से और भी कम उम्र की मालूम होती थी। सावित्री सफेद वस्त्र पहनती थी और दोनों होठ पान और तंबाकू के रस से दिन रात लाल बनाए रहती थी। वो हंसकर बातचीत करना तो जानती ही थी, उस पर हंसी का मूल्य भी ठीक उसी तरह समझती थी। ग्रह सुख से वंचित डेरे के सभी लोगों पर उसके मन में आंतरिक स्नेह ममता थी। फिर भी कोई उसकी प्रशंसा करता तो वो कहती, आदर न करने की दशा में आप लोग मुझे रखेंगे क्यों बाबू? इसके अलावा फिर घर जाकर स्त्रियों से निंदा करके कहेंगे कि डेरे पर ऐसी नौकरानी है जो भरपेट दोनों वक्त खाने को भी नहीं देती। उस अपयश की अपेक्षा थोड़ी सी मेहनत अच्छी। ये कहकर वो हंसती हुई अपने काम को चली जाती थी। डेरे में एक सतीश ही ऐसा था जो उसका नाम लेकर पुकारता था। जब तब उसके साथ हंसी मजाक करता था और कभी कभी इनाम भी दे देता था। इसी वजह से उसका भी सतीश पर स्नेह कुछ अधिक मात्रा में था। सारा दिन सभी काम काजों में व्यस्त रहने पर भी इसीलिए सदा एक आंख और एक कान सुगठित सुंदर युवक की तरफ लगाए रहती थी। बासा के सभी लोग इस बात को जानते थे और कोई कोई कौतुक के साथ इसका इशारा करने से भी बाज नहीं आता था। खैर, सावित्री जवाब न देकर मुस्कुराती हुई काम पर चली जाती थी। सतीश ने कहा, हाँ नींद खुल गई। इतना कहकर तकिए के नीचे से उसने एक रुपया निकालकर उसके सामने फेंक दिया। सावित्री ने रुपया उठाकर कहा, अब सवेरे सवेरे फिर क्या ले आने की जरूरत हो गई? सतीश ने कहा,
संदेश? लेकिन मेरे लिए नहीं, अभी तुम रख लो, रात को अपने बाबू के लिए खरीद कर ले जाना। सावित्री ने नाराज होकर रुपए को बिछौने पर फेंक कर कहा, रख लीजिए अपने रुपए को, मेरा बाबू संदेश नहीं खाता। रुपये को फिर फेंक कर अनुरोध के स्वर में सतीश ने कहा, मेरे सिर की सौगंध सावित्री, इस रुपए को तुम किसी भी प्रकार वापस न कर सकोगी। मैंने सचमुच ही तुम्हारे बाबू को संदेश खाने के लिए दिया है भाई। सावित्री ने मुंह उदास बनाकर कहा, जब देखो तब आप स्त्रियों की तरह सिर की सौगंध दिलाते रहते हैं, यह बड़ा अन्याय है। बाबू बाबू मेरे नहीं है, मेरे बाबू आप लोग हैं। सतीश ने हंसकर कहा, अच्छा अच्छा, दे दो रुपए, लेकिन बताओ मेरे सिवा अगर कोई और बाबू हो तो मैं उसका सिर खाऊं। सावित्री हंसकर बोली, मेरा बाबू क्या आपका सौत है जो सिर खा रहे हैं? सतीश ने कहा, मैं उनका सिर खा रहा हूं या वो मेरा सिर खा रहे हैं? बल्कि मैं तो उनको संदेश खिला रहा हूं भाई। सावित्री ने अपनी हंसी को रोक कर कहा, नौकर नौकरानियों के साथ इस तरह बातचीत करने से छोटे आदमियों को प्रश्रय मिल जाता है, फिर वे मुंह लग जाते हैं। जरा समझ बूझकर बातें करनी होती हैं बाबू, नहीं तो लोग निंदा करते हैं। ये कहकर रुपया उठा लिया और फिर कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी ही देर बाद फिर लौटकर बोली, इस समय क्या बनेगा? भोजन संबंधी सभी बातों में सतीश एक गुणवान आदमी है, इसका परिचय सावित्री पहले ही पा चुकी थी। इसी के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल वो एक बार जरूर आती थी और सतीश की आज्ञा लेकर चली जाती थी और खुद ही खड़ी रहकर महाराज से सभी कामों को खूब अच्छी तरह पूरा करा लेती थी। इसी समय नौकर तंबाकू दे गया था। सतीश फिर एक बार करवट लेकर बोला, जो मनो वही बनाओ। सावित्री बोली, देखती हूं क्रोध भी है। दीवार की तरफ मुंह फेरकर तंबाकू खींचते हुए सतीश बोला, पुरुष ही ठहरा, क्रोध क्यों नहीं रहेगा? आज मैं भोजन भी नहीं करूंगा। सावित्री बोली, लगता है शायद और कहीं ठिकाना लग गया है, किंतु कुछ भी हो सतीश बाबू, स्कूल आपको जाना पड़ेगा, ये कह देती हूं। इतने थोड़े समय के बीच ही नियमित रूप से स्कूल जाने की बात फिर सतीश को भार सा बनकर दबाता जा रहा था और तरह तरह के बहाने, तरह तरह के कारण निकालकर उसने अनुपस्थित होना शुरू कर दिया था। आज उस बहानेबाजी की पुनरावृत्ति का सूत्रपात होते ही वो समझ गई। सतीश हड़बड़ाकर उठ बैठा और बनावटी क्रोध के स्वर में बोला, शुभ कार्य के शुरू में ही टोको मत। सावित्री ने कहा, ये तो आप कहेंगे ही, लेकिन एंट्रेंस पास करने में 24 साल बीत गए, ये डॉक्टरी पास करने में तो लग रहा है 64 साल बीत जाएंगे। सतीश ने क्रोध भाव से कहा, झूठी बात मत कहो सावित्री, मैंने एंट्रेंस पास नहीं किया क्या? सावित्री हंसने लगी, बोली, इसको भी पास नहीं किया? सतीश ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, ईर्ष्यालु मास्टरों ने मुझे पास करने के लिए परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया। सावित्री कपड़ों से मुंह को दबाकर हंसती हुई बोली, तो क्या इसकी भी वही हालत होगी? किसकी? इस डॉक्टरी की। सतीश ने कहा, अच्छा सावित्री, तो गधों की तरह जितने लोग हैं वो परीक्षा पास करके क्या करते हैं, तुम बता सकती हो क्या? सावित्री हंसी के वेग को दबाकर बोली, गधों की तरह, लेकिन गधे हैं नहीं। जो लोग वास्तव में गधे हैं वे पास ही नहीं कर सकते। सतीश ने दरवाजे के बाहर झांक कर एक बार देख लिया, फिर स्थिर भाव से बैठ गया और गंभीर होकर बोला, अगर कोई सुन लेगा तो सचमुच ही निंदा करेगा। मेरे मुंह पर ही मुझे गधा कह रही हो? देखो, इसकी सफाई नहीं दी जा सकती। हाय रे, कर्मों के दोष से आज सावित्री घर की सेविका है, इसी कारण वो इस आघात को सहकर बोली, ठीक ही तो है। ये कहकर वो चली गई। सतीश फिर आलसी की भांति बिछौने पर लेट गया। उसके मन में कर्म विहीन समूचे दिन का जो चित्र उज्जवल होकर उठ रहा था, सावित्री की बातों की चोट से उसका अधिकांश मलिन हो गया और मन की जिस व्यथा को लेकर सावित्री स्वयं चली गई, वो भी उसकी छुट्टी के आनंद को बढ़ाकर नहीं गया। यद्यपि वो मन ही मन समझ गया, आज फिर नागा करने से लाभ नहीं होगा, तो भी कुछ न करने का लोभ भी वो छोड़ न सकने पर आलस्य भरे विरक्त चेहरे से बिछौने पर ही लेटा रहा। लेकिन ठीक समय पर स्नान के लिए तकाजा आ पड़ा। सतीश उठा नहीं, बोला, जल्दी क्या है, आज मैं बाहर नहीं जाऊंगा। सावित्री ने कमरे में घुसकर कहा, देखो ये नहीं हो सकता, आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा, जाइए स्नान करके भोजन कीजिए। सतीश ने कहा, तुमको क्या मेरा संरक्षक नियुक्त किया गया है जो तंग कर रही हो? आज मैं पद्मेकम न गच्छामि, जाओ। सावित्री तनिक हंसकर बोली,
अच्छा चलिए, नहीं जाना है तो स्नान तो कर लीजिए। आपके आलस्य से नौकर नौकरानियों को दुख होता है, इसे क्या आप नहीं देखते? सतीश ने कहा, अरे ये कैसे नौकर नौकरानियां हैं जो 9 बजते न बजते ही दुख पाने लगते हैं। अब तो लगता है कि इस डेरे को ही बदल देना पड़ेगा, अन्यथा ये मेरा शरीर ठीक नहीं रहेगा। सावित्री ने हंसकर कहा, तब तो मुझे ही बदल देना पड़ेगा। लेकिन तुरंत ही वो बात को दबाकर बोल उठी, अच्छा चलिए, तब तक आपको इसी डेरे का नियम मानकर चलना पड़ेगा, स्कूल में भी जाना पड़ेगा। उठिए, दिन चढ़ता जा रहा है। इतना कहकर सतीश की धोती और अंगूछा स्नान घर में रख आने के लिए वो चल पड़ी। सतीश नियमित संध्या वंदन किया करता था। आज वो स्नान करके आया और पूजा के आसन पर बैठकर देर करने लगा। सावित्री 2-3 बार आकर देख गई और दरवाजे के बाहर से पुकारती हुई बोली, अरे अब देर क्यों कर रहे हैं? परोसा हुआ भात ठंडा होकर पानी हो रहा है। चलिए, स्कूल नहीं जाना, लेकिन 2 कौर खाकर हम लोगों को जरा रिहाई तो दीजिए। सतीश और भी 5 मिनट चुपचाप बैठा रहा, फिर खड़ा होकर बोला, संध्या पूजा के समय गड़बड़ी मचाने से जानती हो क्या होता है? सावित्री ने कहा, गंगा जली और पंचपात्र सामने रखकर ढोंग रचाने से क्या होता है ये जानते हैं? सतीश ने आंखें फैलाकर कहा, मैं ढोंग रचा रहा था, कदापि नहीं। सावित्री कुछ कहने जा रही थी, फिर रुक गई। उसके बाद बोली, देखिए ये तो आप ही जानते हैं, लेकिन आपको भी तो किसी दिन इतनी देर नहीं होती। जाइए, भात परोस दिया गया है। ये कहकर वो चलती। आज जाड़े के मधुर दोपहर में डेरा निर्जन और निस्तब्ध था। इस डेरे में रहने वाले सभी नौकरी करते हैं। वे लोग दफ्तर गए हैं, रसोइया घूमने गया है, बिहारी बाजार से सौदा लाने गया है। सावित्री की भी कोई आहट आवाज नहीं सुनाई पड़ती। सतीश ने अपने कमरे में पहले दिवा निद्रा की मिथ्या चेष्टा की, फिर उठकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। सिराहने की खिड़की बंद थी। उसको खोलकर सामने की खुली छत की तरफ देखते ही इसी क्षण उसने उसको बंद कर लिया। छत के एक छोर पर बैठकर सावित्री अपने बाल सुखा रही थी और झुककर कोई पुस्तक देख रही थी। खिड़की खोलने और बंद करने की आवाज से उसने चौंक कर माथे पर आंचल डालकर खड़ी होकर देखा। खिड़की बंद हो गई थी। थोड़ी देर बाद उसने कमरे में प्रवेश किया और कहा, बाबू आप मुझे बुला रहे थे क्या? सतीश ने कहा, नहीं बुलाया। आपके लिए पान और जल ले आऊं? सतीश ने सिर हिलाकर कहा, ले आओ। सावित्री ने पान और जल लाकर बिछौने पर रख दिया और फर्श पर बैठते हुए कहा, जाऊं आपके लिए तमाकू लाऊं? सतीश ने पूछा, बिहारी कहाँ है? वो तो बाजार गया है। कहकर सावित्री चली गई और थोड़ी देर के बाद तमाकू भरकर ले आई। बोली, आज झूठ मूठ आपने नागा कर दिया। सतीश ने कहा, हाँ यही सत्य है। मेरा स्वभाव कुछ स्वतंत्र है, इसलिए बीच बीच में ऐसा न करने से बीमारी पकड़ लेती है। और फिर इसके सिवा मैं विधिवत डॉक्टर बनना भी नहीं चाहता। इधर उधर की कुछ बातें सीखकर अपने गांव के मकान पर एक बिना पैसे वाला मुफ्त दवा खाना खोल लूंगा। तुम्हें पता है, चिकित्सा के अभाव से देश गांव के गरीब दुखी हैजे की बीमारी से उजड़ते जाते हैं। उन लोगों की चिकित्सा करना ही मेरा उद्देश्य है। सावित्री ने कहा, बिना पैसे की चिकित्सा में शायद अच्छी तरह सीखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे डॉक्टर केवल बड़े आदमियों के लिए होते हैं और गरीबों के लिए गवार। लेकिन ऐसा भी होगा कैसे? आपके चले जाने से विपिन बाबू भारी कठिनाई में पड़ जाएंगे। विपिन बाबू का जिक्र होने से सतीश लज्जित होकर बोला, सावित्री देखो, मेरे जैसे मित्र उनको बहुत मिल जाएंगे, और फिर इसके अलावा अब मैं वहां जाता भी नहीं। सावित्री ने आश्चर्य के साथ पूछा, जाते नहीं है तो फिर उनको गाना बजाना कौन सिखाता है? सतीश ने चिढ़कर कहा, गाना बजाना क्या मैं सिखाता हूं? सावित्री बोली, क्या मालूम बाबू, लोग यही कहते हैं। कोई नहीं कहता, ये तुम्हारी मनगढ़ंत बातें हैं। अच्छा, आपको विपिन बाबू का मुसाहिब कहते हैं, ये भी क्या मेरी मनगढ़ंत बात है? ये बात सुनकर सतीश आपे के बाहर हो उठा। विपिन के साथ घनिष्ठ संबंध का बाहर के लोगों की चर्चा का विषय होने पर उसका फल साधारणतः क्या होता है, इसकी जानकारी उसको थी। कलकत्ता वासी विपिन की सांसारिक अवस्था और उसके आमोद प्रमोद की अपर्याप्त साज सरंजाम के बीच प्रवासी सतीश का स्थान लोगों की दृष्टि से नीचे ही उतर आएगा।
सतीश के दिल का यह संदेह सावित्री की तीक्ष्ण प्रहार से बिल्कुल ही उग्र मूर्ति धारण करके बाहर निकल आया। वो दोनों नेत्रों को सतेज बनाकर गरज उठा, मैं मुसाहिब हूं? कौन कहता है, बताओ तो। मन ही मन मुस्कुराकर सावित्री बोली, किसका नाम बताऊं? अच्छा जाऊं राखाल बाबू का बिछौना धूप में डाला। बिछौना छोड़ो, नाम बताओ। कुमुदिनी, सावित्री ने हंसकर कहा। सतीश ने आश्चर्य में पड़कर कहा, उसको तुम किस तरह जान गई? सावित्री बोली, उन्होंने मुझे काम करने के लिए बुला भेजा था। तुमको साहस तो कम नहीं है, तुमने क्या कहा? अभी तक मैंने कुछ कहा नहीं है, लेकिन सोच रही हूं कि वेतन ज्यादा है और काम कम है, इसीलिए थोड़ा लोभ हो रहा है। सतीश की आंखों से आग की चिंगारियां निकलने लगी। उसने कहा, तो ये है विपिन की करतूत, तुम्हारा नाम वो अक्सर लेता रहता है। सावित्री ने हंसी को दबाकर कहा, क्या नाम लेते हैं? तब तो मालूम पड़ता है मेरे ऊपर दिल लग गया है। सावित्री की ओर क्रूर दृष्टि से देखने के बाद सतीश ने कहा, लगवाता हूं, 100 रुपए जुर्माना देने के बाद से किसी को आज तक पीटा नहीं। अच्छा तुम जाओ। सावित्री चली गई। राखाल के बिछौने को धूप में डालकर झटपट वापस आकर खिड़की के सुराख से झांक कर उसने देखा कि सतीश कुर्ता पहन चुका है और बक्से में से एक बंडल नोट जेब में रख रहा है। सावित्री दोनों चौखटे पर हाथ रखकर रास्ता रोककर खड़ी हो गई। बोली, कहां जाइएगा? काम है, रास्ता छोड़ दो। क्या काम है, सुनो तो। सतीश ने नाराज होकर कहा, हटो। लेकिन सावित्री हटी नहीं, हंसकर बोली, भगवान ने आपको किसी गुण से वंचित नहीं रखा है, इसके पहले आप जुर्माना भी दे चुके हैं। सतीश ने आंखें तरेर ली, कुछ बोला नहीं। सावित्री बोली, देखिए यह आपका भारी अन्याय है। कहां मैं काम करूं कहां ना करूं यह मेरी इच्छा पर है, आप क्यों झगड़ा करना चाहते हैं? इस पर सतीश बोला, मैं झगड़ा करूं या ना करूं यह मेरी इच्छा की बात है, तुम क्यों रास्ता रोक रही हो? सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, अच्छा जरा इंतजार कीजिए, मेरे आने पर जाइएगा। सतीश ज्यों ही लौटकर खटिया पर बैठ गया त्यों ही सावित्री ने बाहर जाकर दरवाजे की जंजीर चढ़ा दी। धीरे धीरे कहती गई, जब तक आप शांत ना होइएगा दरवाजा ना खोलूंगी, नीचे जा रही हूं। यह कहकर वो नीचे चली गई। बाहर न जा सकने के कारण सतीश अपने कुर्ते को जमीन पर फेंक कर चित लेट गया। विपिन के साथ उसका परिचय इलाहाबाद में हुआ था। कलकत्ता जाकर यथेष्ट घनिष्ठ हो जाने पर भी इस डेरे में उसका जब तब आना जाना बढ़ता चला जा रहा था। इसे वो अनुभव कर रहा था। सावित्री की बातों से वो कारण बिल्कुल ही सुस्पष्ट हो उठा था। सतीश का मित्र और बड़ा आदमी होने से इस डेरे में उसका बहुत सम्मान था। सतीश की अनुपस्थिति में भी उसके प्रति आदर सत्कार की जिससे त्रुटि न होने पाए, इसका भार सतीश ने सावित्री को सौंप दिया था। और इस आदर सत्कार को विपिन बाबू पूरी मात्रा में वसूल करते जा रहे थे। और यह खबर डेरे पर लौट आने पर सतीश जब तक पा रहा था। अपने मन की सरल उदारता की तुलना में विपिन की उस भद्री शुद्रता ने भारी कृतज्ञता की भांति आज उसको बांध दिया और सभी निमंत्रण आमंत्रण सौंदर्य घनिष्ठता एक ही पल में उसके लिए विष के समान बन गए। बाहरी तौर से वो चुपचाप बना रहा, लेकिन मर्मांतक क्रोध पिंजड़े में बंद सिंह पशु की भांति उसके हृदय में इस कोने से उस कोने तक घूमने लगा। 1 घंटे के बाद वापस आने पर सावित्री ने खिड़की के बाहर से धीरे धीरे पूछा, क्रोध शांत हो गया बाबू? सतीश चुप रहा। दरवाजा खोलकर सावित्री कमरे में आकर बोली, अच्छा तो ये कैसा अत्याचार है, बताइए ना। सतीश ने किसी तरफ न देखकर पूछा, कैसा अत्याचार? सावित्री ने कहा, सभी अपनी भलाई खोजते हैं, मैं भी अगर कहीं कोई अच्छा काम पाऊं तो उसमें आप नाराज क्यों होते हैं? सतीश ने उदास भाव से कहा, नाराज क्यों होऊंगा, तुम्हारी इच्छा होगी तो जरूर जाओगे। सावित्री ने कहा, फिर मेरे नए मालिक को मारने पीटने की तैयारी आप क्यों कर रहे हैं? सतीश बोला, अच्छा सावित्री बताओ कि यदि तुम्हारी चीज को कोई भुलावा देकर ले जाए तो तुम क्या करोगी? लेकिन मैं क्या आपकी चीज हूं? यह कहकर सावित्री हंस पड़ी। सतीश ने लजा कर कहा, धत, यह बात नहीं है, लेकिन की अब जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगी नहीं।
सतीश का कुर्ता धरती पर पड़ा था। सावित्री ने उसको उठा लिया और जेब से नोटों का बंडल निकाल लिया। बक्स में चाबी लगी हुई थी। नोटों को अंदर रखकर ताला बंद करके चाबी अपने रिंग में पहनते हुए बोली, मेरे ही पास रहेगी, रुपये की जरूरत पड़ने पर मांग लेना। सतीश ने कहा, और अगर तुम चोरी करो तो? सावित्री हंस पड़ी। आंचल में बंधे हुए चाबियों के गुच्छे को पीठ पर फेंक कर बोली, मैं चोरी करूंगी तो आपको कोई चोट ना पहुंचेगी। सतीश सावित्री के चेहरे की तरफ थोड़ी देर तक ताकता रहा। उस क्षणकाल की दृष्टि से उसने क्या देख लिया वही जानता है। चौंक कर वो बोल उठा, सावित्री, तुम्हारा घर कहाँ है? बंगाल में। इससे ज्यादा और कुछ ना बताओगे? नहीं। अच्छा, घर कहाँ है भले ही ना बताओ, लेकिन जाति क्या है ये तो बताओ। सावित्री ने तनिक हंसकर कहा, यह जान लेने से भी क्या होगा, मेरे हाथ का पकाया भात तो आप खाएंगे नहीं। थोड़ी देर तक सोचकर सतीश बोला, संभव नहीं है, लेकिन जोर के साथ बिल्कुल नहीं भी मैं नहीं कह सकता। अपनी चमकीली आंखों को सतीश के चेहरे पर डालकर क्षण भर बाद ही वो हंस पड़ी। बालिका की तरह सिर हिलाकर अपने कंठ स्वर में अनिर्वचनीय प्यार घोलकर बोली, नहीं कर नहीं सकते? क्यों, बताइए ना। सतीश के सिर पर मानो भूत सवार हो गया। उसकी छाती का रक्त उथल पुथल करने लगा। वो बोल उठा, क्यों, मैं नहीं जानता सावित्री, लेकिन तुम पका कर दोगी तो मैं खाऊंगा नहीं, ये कह देना मेरे लिए कठिन है। कठिन है? अच्छा, ये तो एक दिन देख लिया जाएगा। ओह, राखाल बाबू का तकिया धूप में डालना भूल गई। ये कहकर वो चल पड़ी। एक बात सुनती जाओ, कहकर सतीश एकाएक सामने की ओर झुक पड़ा और हाथ बढ़ाकर उसके आंचल का छोर उसने थाम लिया। अपनी आंखों से बिजली की वर्षा करती सावित्री बोली, छी, आ रही हूं ना। और झटके से आंचल छुड़ा लेने के बाद ओझल हो गई। अचानक मानो कोई एक कांड हो गया हो। उसका यह अकस्मात त्राय सुक्त पलायन, ये दबे हुए कंठ, आ रही हूं ना की आवाज और इस आंख की बिजली ने वज्राग्नि की तरह सतीश की समस्त दुर्बुद्धि को एक ही पल में जलाकर राख बना डाला। कुत्सित लज्जा के धिक्कार से उसका सारा शरीर शूल से बंधे हुए सांप की भांति मरोड़ मरोड़ कर उठने लगा। उसके मन में एक ख्याल आया कि इस जन्म में वह फिर कभी सावित्री को अपना मुंह न दिखा सकेगा। किसी जरूरत से वो फिर आ न जाए, इस आशंका से वो उसी क्षण एक शाल खींचकर तूफान के वेग से बाहर निकल गया। 3-4 सीढ़ियां बाकी ही थीं कि उसी समय सतीश ने सावित्री के कंठ की आवाज फिर सुन ली। वो रसोई घर से दौड़कर चली आई थी और पुकार कर कह रही थी, खाना खाकर घूमने जाइएगा बाबू, वरना वापस आने में देर होने से सब नष्ट हो जाएगा। मानो सुनाई ही नहीं पड़ा। इस भाव से सतीश बाहर चला गया। अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले भाग का। और यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारे मेंबरशिप प्लान को। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले भाग के साथ। तब तक सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।